नमस्कार दोस्तों। आइए सुने कहानी जीवन साथी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर DS शुक्ला। दोस्तों, ये कहानी उम्र के आखिरी पड़ाव में अकेलेपन की समस्या को लेकर है। देखिए, मनुष्य को हर उम्र में अपने सुख दुख बांटने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता होती ही है। तो यदि अवसर प्राप्त हो रहा है तो अपने से बड़ों को हमें अपने जीवन साथी को चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानियों को लाइक और शेयर। तो आइए सुने कहानी जीवन साथी। कुछ देर तक लता को गौर से देखने के बाद लता की पारसी पड़ोसन बोली, तुम अपना एक नया शादी क्यों नहीं बना लेता गर्ल? लता एकाएक चौंक गई और बोली, क्या बात है प्रिंसी, आज सुबह से ही लगा ली क्या? नहीं, मैं सूरज ढलने के पहले वाइन को हाथ भी नहीं लगाती। शाम को भी सिर्फ अकेलापन दूर करने को पीती हूँ। फिर जैसे सपनों में खोती हुई बोली, हमारा अगर वेलू भाई से सेटलमेंट हो गया तो ये भी छूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ तू भी शुरू कर दे। अकेलापन दूर करने के लिए बहुत मुफीद चीज़ है ये, जिसे मुंबई में दारू बोलते हैं। नहीं, मैं ये आदत नहीं पाल सकती। हमारे यहाँ तो मर्दों तक का दारू पीना अच्छा नहीं माना जाता, कहकर वो चाय बनाने अंदर चली गई। प्रिंसी लता के पीछे पीछे किचन में आते हुए बोली, आई तभी तो कह रही हूँ कि शादी बना ले। जानती हूँ कि तू दारू तो पीने से रही। प्रिंसी पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली पारसी महिला थी, जो लता के साथ उसी बैंक में काम करती थी। लता से 5-6 वर्ष बड़ी होने की वजह से पहले रिटायर होकर इस फ्लैट में आई थी। उसी के कहने पर लता भी इसी सोसाइटी में 2 रूम का फ्लैट लेकर रहने लगी। प्रिंसी का पहला पति बहुत कम उम्र में नहीं रहा। प्रिंसी उसे बहुत प्यार करती थी, उसे अभी भी भूल नहीं पाई थी। पति के मरने के 2 साल के अंदर ही उसने अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी कर ली। प्रिंसी का दूसरा पति भी पिछले साल नहीं रहा। प्रिंसी लगभग 70 वर्ष की उम्र में दोबारा फिर से अकेली रह गई। लता को मालूम था कि प्रिंसी से लगभग 7-8 साल छोटा एक पारसी व्यक्ति प्रिंसी के घर बहुत आ जा रहा है। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो आज तक कुंवारा ही है। वो प्रिंसी से शादी करने को बड़ा उतावला है। एक दिन प्रिंसी के प्रति उसका अनुराग देखकर लता ने कहा, प्रिंसी, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? बेचारा कितने दिनों से तुम्हारे चक्कर काट रहा है। ओए, तुमको मालूम नहीं, विक्टर अभी तक वर्जिन है। लता बोली, तो क्या हुआ, कम से कम सेकंड हैंड तो नहीं है? अरे पता नहीं लड़कियों ने इससे क्यों नहीं शादी की, कहीं मर्दानगी में कोई कमी तो नहीं है? प्रिंसी स्वर को धीमा करते हुए बोली। लता को चाय पीते पीते हंसी आ गई। बोली, अरे इस उम्र में भी तुम्हें मर्दानगी की क्या ज़रूरत है? प्रिंसी झेपते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो सिर्फ ये बता रही थी मैं कि लड़कियों में कुछ ऐसी अफवाह थी। फिर हंसते हुए लता के गाल पर चुटकी लेते हुए बोली, वैसे अगर लाइफ शेयरिंग के साथ ये भी मिल सके तो बोनस की तरह नहीं होगा, कभी कभी मोनोटनी भी दूर हो जाएगी। दोनों हंसने लगी। फिर एकाएक प्रिंसी चाय का प्याला नीचे रख और लता का लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ सर्च करने लगी। 5 मिनट के बाद ही वो लैपटॉप लेकर लता को देखते हुए बोली, ये देखो, तुम्हारे लायक 2-3 रिश्ते इस साइट पर मिल ही गए। आखिर मर्दों की भी तो ज़रूरत होती है। प्रिंसी को सी ऑफ करने के बाद लता खिड़की पर खड़ी हो गई। सामने सी बीच दिख रहा था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कहते हैं मुंबई में लड़कियों और बारिश का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बरसने लगे। लता एक टक समुद्र को निहारती हुई सोच रही थी कि समुद्र में कितनी गहराई है। दुनिया की तमाम नदियां समुद्र में क्या क्या डालती रहती हैं, फिर भी समुद्र एकदम शांत रहता है। समुद्र की तरह स्त्रियां छोटी उम्र से ही क्या क्या झेलती हैं, फिर भी सागर की तरह शांत बनी रहती हैं, किसी से शिकायत नहीं करती। एकाएक उसने सोचा कि अगर सागर शांत है तो उसमें लहरें, ज्वार क्यों? शायद चंद्रमा के आकर्षण से ही वो लहराता है और ऊपर उठने का प्रयास करता है। उसे जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां याद आ गईं। देखा बौने सागर का शशि छूने को ललचाना, वह हाहाकार मचाना, फिर उठ उठ कर गिर जाना।
अकेलापन तो विशाल सागर को भी खलता है। उसे प्रिंसी का प्रपोजल याद आ गया, जिसे वो बलात दिमाग से हटाकर किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मगर खाना बनाने में उसका मन नहीं लगा। किसी प्रकार उल्टा सीधा बनाकर वो लॉबी में आ गई। उसकी दृष्टि लैपटॉप पर पड़ी, जिसे प्रिंसी बगैर बंद किए ही चली गई थी। लता ने देखा कि लैपटॉप स्लीपिंग मोड में चला गया था। उसने लैपटॉप को फिर से स्टार्ट किया। स्क्रीन पर वही मैट्रिमोनियल साइट खुली थी जिसे प्रिंसी सर्च कर रही थी। उत्सुकता में ही लता उसे देखने लगी। लता ने देखा साइट पर काफ़ी सीनियर सिटीजन्स ने जीवन साथी के लिए अपनी प्रोफाइल अपलोड कर रखी थी। सभी एकाकी जीवन से बचने के लिए इस उम्र में भी पुनर्विवाह के उत्सुक थे। उसे लगा कि पुरुष एकाकी जीवन से अधिक त्रस्त रहते हैं। हो सकता है कि बाहर वो चाहे जितना काम कर लें, पर घर पहुंचकर वो पत्नी पर आश्रित हो ही जाते हैं। जहाँ पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, वहाँ कुछ ही लोग पत्नी के कार्य में हाथ बटाते हैं। संभवतः यही कारण है कि वो अकेलेपन से ज़्यादा पीड़ित होती हैं। हो सकता है इसी कारण से पुराने ज़माने में पुरुषों का अधिक उम्र में भी पुनर्विवाह मान्य हुआ करता था। लता को पुरानी कहावत याद आई, जब 55 के घर घाट भयन, तब देखुआ आए बड़े बड़े। वहीं शायद महिलाएं अपनी नारी सुलभ लज्जा के चलते वैवाहिक विज्ञापन नहीं दे पाती। ये भी हो सकता है कि भारतीय परिवेश में महिलाओं का पुनर्विवाह और ख़ासकर बड़ी उम्र में ठीक नहीं माना जाता। बड़ी उम्र की एकाकी महिलाओं से समाज को यही अपेक्षा रहती है कि उसे अपना जीवन नाती पोतों के पोतड़े धोने में ही गुजार देना चाहिए। ये सोचकर लता को हंसी आ गई कि नारी से समाज को मात्र सेवा की ही अपेक्षा होती है, उसकी अपनी इच्छा का कोई महत्व ही नहीं। इस विचारधारा के विरोध में अथवा अनजाने में ही उसने एक विज्ञापन में अपना बायोडेटा अपलोड करके भेज दिया। कर्नल गायत्री फौज से फुल कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। अच्छा स्वास्थ्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व, खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान थे कर्नल गायत्री। जब वो रेगुलर सर्विस में थे, उनकी रंगीनियत के किस्से काफ़ी मशहूर थे। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्नल साहब कैंट के पास ही एक कॉलोनी में एक फ्लैट में रहने लगे। उनके साथ उनकी निहायत शरीफ पत्नी भी थी, जो कर्नल साहब की आशिकी कैसे बर्दाश्त करती थी, ये तथ्य भी उतना ही चर्चित था जितना कर्नल साहब की रंगीनियत। संभवतः उन्होंने कर्नल साहब के इस दुर्गुण को चंद्रमा में कलंक की अनिवार्यता मानकर समझौता कर लिया था। उस भली महिला ने कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 7-8 साल तक साथ निभाया। फिर एक दिन वो कर्नल साहब को नितांत अकेला छोड़कर परलोक से धार गईं। खुश मिजाज कर्नल साहब, जो दूसरों का अकेलापन दूर करते थे, वो स्वयं अकेले रह गए। कर्नल साहब के एक ही बेटा प्रतीक था। प्रतीक भी सेना में ही था और इस समय वो भी कर्नल था और उसकी पदोन्नति कभी भी हो सकती थी। अकेलेपन से आजिज़ आकर कर्नल साहब अपने फ्लैट पर फॉर सेल की तख्ती लगाकर अपने बेटे के साथ रहने आ गए। बेटा तथा बहू संस्कारी थे, दोनों उनका बहुत ध्यान रखते थे। बेटे के एक बेटी भी थी, वो भी दादा के आने पर खिल उठी। वो हमेशा उनके चारों ओर घूमती रहती। दादा ये कहानी सुनाओ, वो कहानी सुनाओ। दादा इस बार तुमने कहानी एकदम शॉर्ट कर दी, ठीक तरह से सुनाओ ना, आदि आदि। क्लब लाइफ के शौकीन कर्नल साहब कभी कभी अपने बेटे के साथ मेस जाते, पर वो महसूस करते कि उनकी उपस्थिति से मेस का हमेशा उन्मुक्त रहने वाला वातावरण बोझिल हो उठता। कारण कर्नल के पिता के रूप में सब उनको सहज भाव से नहीं लेते थे। उनके दरमियान जनरेशन गैप आड़े आ जाता था। इसीलिए कुछ दिन बाद उन्होंने मेस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिन आराम से गुजारने के उपरांत कर्नल साहब बेटे के यहाँ असहज महसूस करने लगे। स्कूल खुल गए थे। पोती सुबह स्कूल और शाम को होमवर्क में व्यस्त हो गई। बहू भी बेटी के स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह और शाम के बीच के समय में कर्नल साहब नितांत अकेले रह जाते। अकेलापन, इसी अकेलेपन से बचने के लिए ही तो वो बेटे के यहाँ रहने आए थे, पर बच्चों की अपनी व्यस्तताएं थीं। उन्हें लगा कि अब वो परिवार के मुखिया न होकर दीवार में लगी फोटो की भांति हो गए हैं, जिस पर सिर्फ माला पड़नी शेष थी।
उन्होंने ये भी महसूस किया कि व्यक्ति को अपने हम उम्र लोगों के बीच ही रहना चाहिए। ये सोचकर कर्नल साहब बेटे बहू के लाख रोकने पर भी अपने फ्लैट में वापस चले आए। फ्लैट के दरवाजे पर लगी फॉर सेल की तख्ती को निकालकर फेंक दिया। अपने घर पहुंचकर ही कर्नल साहब सामान्य हो पाए। उनका नित्य का मॉर्निंग वॉक, लाफ्टर क्लब, नियमित व्यायाम और प्राणायाम एक बार फिर प्रारंभ हो गया। फ्लैट के पड़ोसी उनके सर्विस काल के मित्र जो रिटायर होकर उसी शहर में रह रहे थे का आना जाना लगा रहता। घर की सफाई के लिए एक बाई भी लगा ली थी। जिंदगी पटरी पर आ गई। मगर कर्नल साहब की सुबह शाम तो कट जाती, पर दोपहर और फिर रात में वही अकेलापन किसी के साथ की अपेक्षा होती। सोचा एक डॉगी ही पाल लिया जाए, परंतु फ्लैट में रहने के कारण वो भी संभव नहीं था। रात के सुनसान में वे अपनी पत्नी के साथ गुजारे दिन याद कर भावुक हो जाते। जितनी अच्छी पत्नी थी वो स्वयं उतने अच्छे पति नहीं थे। बीते हुए दिन याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। जब उनका बेटा छोटा था उसकी किलकारियों से घर गूंज उठता था, पर अब बेटे की वे शैतानियाँ जिस पर उन्हें क्रोध आता था, मन उन्हें फिर से पाना चाहता था। घर की नीरवता उन्हें काटने दौड़ती थी। पवित्र बाइबल में कहानी है, अकेलेपन से दुखी मानव को प्रसन्न करने के लिए ही ईश्वर ने मानवी की सृष्टि की। मानवी के बिना आदि मानव कितना अकेला रहा होगा, ये कर्नल साहब को अब समझ में आया। सत्य है, आदमी सहज उपलब्ध चीज़ों को तब तक महत्व नहीं देता जब तक वो उससे छिन नहीं जाती। वहीं शायद यह भी उतना ही सच है कि जिन चीज़ों की प्रबल कामना हो उसके किसी न किसी प्रकार से फलीभूत होने की संभावनाएं भी स्वतः बनने लगती हैं। और फिर एक दिन अमेरिका से उनका एनआरआई भांजा अपने भारत प्रवास के दौरान उनके घर पर ही रुका। 10 वर्षों तक अमेरिका में रहने के कारण भांजा पाश्चात्य संस्कृति में ढल चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मामा जी क्यों वियोगियों सा जीवन बिता रहे हैं। उसने अपने मामा को बताया कि अमेरिका में जहाँ दाम्पत्य बंधन अति भंगुर होते हैं, कभी कभी शादी के फौरन बाद ही तलाक हो जाता है। वहीं 60 वर्ष की उम्र के बाद की गई शादियों में दाम्पत्य संबंध अधिक प्रगाढ़ और स्थायी होते हैं। वहाँ उस उम्र में ही पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो पाते हैं। उसने कर्नल साहब को पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित व उत्साहित किया। कर्नल साहब ने पूछा, इस उम्र में मुझसे कौन शादी करने को राजी होगा? आपको इस उम्र के पड़ाव पर कोई कुंवारी कन्या तो मिलेगी नहीं। यदि मिली भी तो उसकी निगाह आपकी दौलत पर ही होगी। उसके अंदर जल्दी से जल्दी मालदार विधवा बनने की तमन्ना होगी। इसलिए आपको अपने समवयस्क महिला की अपेक्षा करनी चाहिए। अकेली महिलाएं भी पुरुषों की तरह एकाकी हो ही जाती हैं। ये कहकर भांजे ने अपने लैपटॉप पर तत्काल ही अपने 70 वर्षीय मामा का वैवाहिक विज्ञापन डाल दिया। मामा ने दबा हुआ प्रतिरोध किया, जो इतना कमज़ोर था कि इनकार से अधिक इकरार मालूम पड़ रहा था। भांजे ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद किया और बोला, मामा जी, इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर अगले हफ्ते तक ही मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस अंतराल में आप अपने नए और सार्थक जीवन की शुरुआत के लिए मन पक्का कर लेंगे। फिर उसने मामा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, मामा जी, शादी के बाद अमेरिका में हनीमून मनाने के लिए मेरा एडवांस निमंत्रण है, याद रखिएगा। कहकर वो जिस हवा के झोंके की तरह आया था उसी तरह चला गया, परंतु जाते समय मामा की जिंदगी में एक मधुर सुगंध छोड़ गया था। मामा जी, कर्नल साहब उस रात बगैर ड्रिंक के ही सो गए। रात भर उनके अपने एकाकी जीवन और एक साथी की चाहत में दिनकर की उर्वशी की ये पंक्तियां घूमती रहीं। शब्द गुण गगन रोकता, रव का नहीं गमन है। निश्चय विरहाकुल पुकार से कभी स्वर्ग डोलेगा, और नीलिमा पुंज हमारा मिलन मार्ग खोलेगा। और वास्तव में सुबह उठकर जब अपने कंप्यूटर पर शब्द गुण गगन इंटरनेट खोला तो स्क्रीन पर उनका ड्रीम कम्स ट्रू पेज ही खुला। कर्नल साहब की बिरहाकुल पुकार एक नहीं 3 बालाओं तक पहुंची थी, जिसके उत्तर में तीनों ने अपने जीवन वृत्त यानी कि बायोडाटा भेजे थे। इनमें से 2 विधवा और 1 अभी तक कुंवारी थी।
कर्नल साहब ने धड़कते दिल से तीनों बायोडाटा का अध्ययन किया। सबसे पहले वाले को तो उन्होंने तत्काल ही रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक 70 वर्षीय महिला का था। सोचा ये साथी कम, लायबिलिटी अधिक होगी। दूसरा बायोडेटा में 50 वर्षीय अविवाहित बाला आकर्षक मुद्रा में मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर उनकी पहले से बढ़ी धड़कन और बढ़ गई। इसके पहले कि कर्नल साहब जवाब देते, उनको मिलिट्री का कौशन याद आया। हर आकर्षण के पीछे एक ट्रैप हो सकता है। उन्होंने उस बायोडाटा को ये सोचकर हटा दिया कि इस महिला के मन में कहीं शायद धनवान विधवा बनने की महत्वाकांक्षा न हो। जीवन में जो जितना अंतरंग होता है वो उतना ही घातक भी हो सकता है। मनमीत जो अगन लगाए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। तीसरे बायोडेटा को देखकर उन्हें थोड़ा संतोष हुआ। ये जीवन वृत्त एक 60 वर्षीय महिला का था, जो बैंक के अधिकारी पद से रिटायर होकर मुंबई के एक खुद के फ्लैट में रह रही थी। उसकी इकलौती बेटी शादी करके अपने पति और बच्चों के साथ कनाडा में रह रही थी। बेटी के भारत वापस आने की संभावना नगण्य थी। महिला ने बायोडेटा में ही ये स्पष्ट उल्लेख किया था। संबंध होने से पहले ही वो फ्लैट समेत अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर देगी। होने वाले जीवन साथी का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। कर्नल साहब को ये व्यावहारिक बुद्धि वाली और समझदार नारी लगी। 60 वर्ष की उम्र में भी वो अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ थीं और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं की और उनकी सेवा शुश्रूषा भी करने में सक्षम होगी। उम्र के 60वें पड़ाव पर वो वृद्धस्य तरुणी विषम भी साबित नहीं होगी। 70 वर्ष की उम्र में पुनर्विवाह के ख्याली पुलाव बनाना तो सरल होता है, पर जब निर्णय की बेला आती है तो कर्तव्यम व न कर्तव्यम, करूं या ना करूं की दुविधा आन पड़ती है। अकेले इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन घबराता है। बेटे से ये बात करने में उन्हें संकोच हो रहा था। ऐसी मानसिक दशा में उन्हें अपनी सेना के पूर्व अभिन्न मित्र जो उसी शहर में रह रहे थे उनकी याद आई। उन्होंने तत्काल ही अपने अभिन्न मित्र को इवनिंग ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित किया। शाम को 2 ड्रिंक्स गले में उतरने के बाद मदिरा की मादकता के असर में कर्नल साहब ने अपने मित्र से अपने अकेलेपन और उसके उपचार के रूप में पुनर्विवाह का विकल्प बताया। मित्र ने पहले तो इसे कर्नल साहब का विनोद ही माना। इस उम्र में तुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत, अब तेरे अंदर कुछ बचा भी है। कर्नल साहब गंभीर मुद्रा में बोले, बात अंदर की गर्मी की नहीं है, मेरी मजबूरी है। बच्चों के घर में मैं रह नहीं सकता। बच्चे नौकरी छोड़कर मेरे साथ नहीं रह सकते। दोपहर से रात तक अकेलापन बहुत व्यथित करता है, और फिर इस उम्र में भी मेरे अंदर बहुत कुछ बचा है। बात गंभीर थी, दोनों का नशा गायब हो चुका था। मित्र ने पूछा कि उपयुक्त महिला मिलेगी कैसे। कर्नल साहब ने वैवाहिक विज्ञापन देने और उसके प्रति उत्तर में आए तीनों महिलाओं के बायोडेटा दिखाकर प्रत्येक के बारे में अपना विस्तृत आकलन बताया। तय हुआ कि आगे निर्णय 60 वर्षीय महिला से मिलने के बाद ही लिया जाएगा। उधर लता अपने द्वारा भेजे गए बायोडेटा के बारे में भूल ही गई थी कि एक दिन कर्नल साहब का ईमेल मिला, जिसमें कर्नल साहब ने भविष्य के जीवन की विस्तृत विवेचना करते हुए मिलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि लता चाहे तो मुंबई से लखनऊ तक की हवाई यात्रा का प्रबंध कर्नल साहब स्वयं कर सकते हैं, अथवा वो स्वयं भी मुंबई उससे मिलने आ सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद लता ने निश्चय किया कि एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं। वो अपने खुद के खर्चे से कर्नल साहब से मिलने लखनऊ आई। इस यात्रा के पीछे होने वाले साथी को जानने के अलावा उसके आसपास के माहौल को भी वो समझना चाहती थी। मिलने पर दोनों को लगा कि वो मेड फॉर ईच अदर है। तय हुआ कि अंतिम निर्णय बच्चों से विमर्श के बाद ही होगा। लता की बेटी ने कहा, माँ, अब मैं भारत तो आने से रही, इसलिए तुम नितांत अकेली ही रहोगी। मुझे तुम्हारे इस निर्णय से कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश में रहने के बाद मेरे पति और बच्चों का भी नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। यहाँ कनाडा में तो ये आम बात है।
वहीं कर्नल साहब के बेटे और बहू के लिए ये सूचना बम विस्फोट से कम नहीं थी। दोनों ने पूरा विरोध किया, रोए चिल्लाए भी कि बुढ़ौती में बाप की शादी की खबर सुनकर लोग क्या कहेंगे। 2-3 दिन झकझक के बाद प्रतीक ने अल्टीमेटम देकर बहस बंद कर दी। उसने साफ साफ कह दिया कि यदि कर्नल साहब विवाह करते हैं तो वो उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। नो फूल इज वर्स दैन ओल्ड फूल। बूढ़े मूर्ख से अधिक कोई मूर्ख नहीं होता। बेटे का विरोध कर्नल साहब को इस संबंध में आगे बढ़ने से रोक रहा था, परंतु बेटे के अंतिम वाक्य ने उन्हें अपने मन के अनुसार निर्णय करने के संकल्प पर और दृढ़ कर दिया। उन्होंने लता को अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। लता ने 6 महीने के बाद ही अंतिम निर्णय करने का फैसला किया। उसने कर्नल साहब से इस दौरान एक दूसरे को समझने के अभिप्राय से 1-2 बार और मिलने की सलाह दी। इन 6 महीनों में लता लखनऊ आई और कर्नल साहब मुंबई भी गए। इन मुलाकातों ने उन दोनों के बीच का संकोच मिटा दिया। कर्नल साहब ने शादी करने का दिन 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे का सुझाव दिया। लता ने कर्नल साहब की इस जिंदा दिली पर फिदा होते सहर्ष हाँ कर दी। धूमधाम से शादी हुई। कर्नल साहब तो घोड़ी पर चढ़ना चाहते थे, डॉक्टर के मना करने पर ही माने। शादी में उनके पड़ोसी कुछ उन्मुक्त भाव से और कुछ चुहल के लिए शामिल हुए। शादी के बाद पड़ोसियों को 3 दिन तक कर्नल साहब के दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देख उत्सुकता और हैरानी हुई। उनके अधेड़ पड़ोसियों की पत्नियों ने उलाहने भरे भाव से अपने पतियों को इस बोर्ड की तरफ इंगित किया। इन सकारात्मक घटनाओं के अलावा कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हुई। कर्नल साहब के बेटे का फोन आया। बेटा बहुत गुस्से में था। उसने बहुत कुछ कहा, जिसका सारांश था इस महिला ने उनके धन की वजह से उनसे शादी की है। कुछ दिनों के अंदर उन्हें मारकर पूरी संपत्ति लेकर चंपत हो जाएगी। इस पर कर्नल साहब ने अप्रत्याशित रूप से शांत रहकर बेटे की बात सुनी। जब बेटा भड़ास निकाल चुका तो उन्होंने शांति से कहा, बेटा मैंने दुनिया देखी है। इतने लंबे जीवन ने आदमी पहचानने की काफ़ी क्षमता दे दी है। परामर्श के लिए धन्यवाद और तुम सबको आशीर्वाद। फिर कुछ रुककर कहा, और हाँ एक और बात, नो फूल कैन बी वर्स्ट दैन अ यंग फूल। युवा मूर्ख से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं होता। कहकर वो शांति के साथ फोन ऑफ करके लेट गए। उनकी पत्नी लता इस वार्तालाप में एक ही तरफ की बात सुन पा रही थी, फिर भी बात का मजमून वो समझ रही थी। कर्नल साहब ने लता को बताया कि बेटे का फोन था। लता ने कहा, जानती हूँ। असल में प्रतीक ने पहले लता को ही फोन किया। उसकी तमाम अनर्गल बातें और धमकियों के उत्तर में लता ने कहा, बेटे ये मेरा अपना व्यक्तिगत फैसला है जिसमें मेरी बेटी पूरी तौर पर शामिल है। यदि तुम्हें कोई शिकायत हो तो तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, कर्नल साहब के रिश्ते से तुम मेरे पुत्रवत ही नहीं पुत्र हो। प्रतीक बोला, देवी जी मेरी माँ मर चुकी हैं, अब मेरी कोई माँ नहीं है। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दूसरी नकारात्मक प्रतिक्रिया कर्नल साहब के मित्रों की पत्नियों की थी। अधिकतर पत्नियों ने अपने पतियों को कर्नल साहब के घर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, कहीं उनके पति भी हाथ से बेहाथ न हो जाएं। मगर कर्नल साहब अपनी नई दुनिया से पूर्णतः संतुष्ट थे। लता उनके जीवन में एक बार फिर से बहार बनकर आई थी। उसने लगी हुई बाई का काम नहीं छुड़ाया, पर अपने और कर्नल साहब के लिए खाना और नाश्ता दोनों वो स्वयं बनाती थी। दोनों कभी लखनऊ कभी मुंबई के आवास में रहते। लता ने अपना फ्लैट और सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी। वहीं कर्नल साहब ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। आगे 5 साल के सुखमय जीवन में कर्नल साहब के बेटे ने एक बार भी अपने पिता से ना कोई संपर्क किया, ना ही उनसे मिलने आया। वो ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट हुआ, पर कर्नल साहब को ये खबर अन्य लोगों के माध्यम से मिली। वो प्रसन्न तो हुए, पर बेटे से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया। वहीं लता की बेटी हर साल भारत आती तो इन लोगों से अवश्य मिलती। बेटी और उसके पति ने कर्नल साहब को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। फिर एक रोज लखनऊ में लोगों ने सुबह के अखबार में पढ़ा कि कर्नल रात को सोते में ही स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद समाचार पत्र ये लिखना नहीं भूले कि उक्त स्वर्गीय कर्नल साहब कुछ सालों पहले 70 वर्ष की भरपूर उम्र में नई शादी करने की वजह से सुर्खियों में आ गए थे।
कर्नल साहब के बेटे को ये सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लता की बेटी का सांत्वना फोन आया था। उसने माँ के आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहा था। कुछ दिन के बाद स्वर्गीय कर्नल साहब के ब्रिगेडियर बेटे प्रतीक को वकील का नोटिस मिला। नोटिस में सूचना थी कि कर्नल साहब उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करके सारी संपत्ति अपनी नई पत्नी के नाम कर गए हैं। ये नोटिस ब्रिगेडियर साहब के सब्र के लिए लास्ट स्ट्रॉ, सब्र की सीमा तोड़ने वाला साबित हुआ। वो एकाएक फट पड़ा। अपने घर के अंदर खूब चीख पुकार करने के बाद उसने अपने स्वर्गीय पिता की विधवा पर मुकदमा दायर करने का निश्चय किया। प्रतीक के वकील ने उसे लता के ऊपर दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर करने की सलाह दी। वकील ने एक नोटिस तैयार की जिसमें लिखा था कि यदि लता कर्नल साहब की धोखे से हड़पी गई संपत्ति कर्नल साहब के प्राकृतिक वारिस प्रतीक को एक निश्चित अवधि के अंदर वापस नहीं करती है, तो लता के ऊपर कर्नल साहब, जिनका मानसिक संतुलन बुढ़ापे की वजह से ठीक नहीं रह गया था, की संपत्ति धोखे से अपने नाम कराने के आरोप में दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमे दायर किए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद बसंत ऋतु की सुबह की धूप में गर्म चाय की चुस्की लेते हुए प्रतीक लॉन में बैठा लता को भेजे जाने वाले लीगल नोटिस का ड्राफ्ट देख रहा था। उसकी पत्नी पास में बैठी निटिंग कर रही थी। तभी कुरियर वाला एक बड़ा सा लिफाफा दे गया। केवल पत्र के हिसाब से लिफाफा काफी भारी था। भेजने वाले की जगह लता के वकील का नाम था। प्रतीक ने सोचा लता ने उसके पिता की वसीयत लागू करने हेतु उसे दूसरा लीगल नोटिस भेजा है। उसे जोरों का गुस्सा आया। उसने उस लिफाफे को बगैर खोले ही जोर से दूर फेंक दिया। लिफाफा बरामदे में दीवार से टकरा कर गिर गया। उसी गुस्से की रौ में उसने अपने वकील को लता की दीवानी और फौजदारी का नोटिस तत्काल भेजने को कहने हेतु फोन मिलाया। प्रतीक की पत्नी कुछ देर तक लिफाफे को आश्चर्य से देखती रही। फिर बरामदे में जाकर उसने वो लिफाफा उठाकर खोल ही लिया। लिफाफे में एक चाबी थी जो संभवतः किसी घर की थी। साथ में एक डॉक्यूमेंट और हाथ से लिखा एक लंबा पत्र था। पत्र लता ने लिखा था। पत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ते ही बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे पढ़ नहीं सकी। बगैर कुछ बोले उसने अपने पति की हाथों से मोबाइल लेकर बंद कर दिया। मोबाइल एकाएक लिए जाने से प्रतीक ने क्रोध से पत्नी को घूरा, मगर पत्नी के एक हाथ में कुरियर से भेजा पत्र और आंखों में आंसू देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने पत्नी के हाथ से पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। पत्र का वैसा ही असर उस पर भी हुआ जैसा उसकी पत्नी पर हुआ था। पत्र लता के द्वारा लिखा गया था। लता ने लिखा था, प्यारे बेटे, सही है कि तुमने मुझे कभी अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ अपने से छोटों को भी बेटा पुकारने की परंपरा है। उसी परंपरा से मेरे बेटे का संबोधन स्वीकार करो। पत्र काफ़ी भाव भरा था, जिसका सारांश था, मैंने और तुम्हारे पिता ने मात्र जीवन की एकाकीपन को दूर करने के लिए शादी की थी। यकीन मानो, इसके अलावा हम दोनों का कोई स्वार्थ नहीं था। मेरी एक बेटी थी। मैंने सोचा था इस विवाह से मुझे एक बेटे का भी सुख मिल जाएगा, पर शायद वो मेरे भाग्य में था ही नहीं। कर्नल साहब ने मेरी बेटी को अपनी बेटी और मेरी बेटी ने उन्हें अपना पिता स्वीकार कर लिया था। मैंने शादी के तुरंत बाद अपनी वसीयत अपनी बेटी के नाम कर दी थी। अपने पिता की संपत्ति के असली हकदार तुम ही हो। मैं कर्नल साहब द्वारा दी गई संपत्ति स्वेच्छा से तुम्हारे नाम कर रही हूँ। इसमें कहीं कोई विकार या अपराध बोध नहीं है। कर्नल साहब के फ्लैट की चाबी इस पत्र और वसीयत के साथ तुम्हें भेज रही हूँ। चाहना तो इनकी प्राप्ति कर्नल साहब के वकील को दे देना। वैसे वो उतना आवश्यक भी नहीं है। मैं हमेशा के लिए फिर से एकाकी जीवन बिताने के लिए वापस मुंबई अपने फ्लैट में जा रही हूँ। हाँ, एक बात और, तुम्हारे पापा अंत तक तुम्हें बहुत प्यार करते रहे। उस प्यार को उन्होंने अपने फौजी अक्खड़पन के चलते अंतिम समय तक छुपा कर रखा था। फिर भी कभी न कभी वो उनकी आंखों से झलक और छलक ही जाता था। सभी को स्नेह एवं आशीर्वाद। तुम्हारी माँ, नहीं, जो भी तुम समझना चाहो, लता। अब प्रतीक की आंखें भी डबडबा गई थीं।
तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखी गई कहानी जीवन साथी। ये कहानी और मेरा वाचन आप सबको कैसा लगा दोस्तों, मुझे अवश्य बताइएगा। डॉक्टर शुक्ला ने कितनी खूबसूरती से बुढ़ापे के अकेलेपन की पीड़ा को शब्दों में उतार दिया था। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर से एक नई कहानी के साथ आप सब से रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।